हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत ही शानदार जबरदस्त वाला टॉपिक लेके आए हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर और इससे रिलेटेड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह की बात हम लोग नेक्स्ट चर्चा में करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ओवरऑल जो कंप्लीट करेंगे, क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, क्वांटम नंबर कितने प्रकार का होता है, क्वांटम नंबर का क्या यूज है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान होने वाला है। थोड़ा देर आप इसको देखेंगे, आपको कंप्लीट ये चैप्टर क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है MK सर। आइए हम लोग शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेहतरीन लेक्चर, उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले बात है कि क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, क्वांटम नंबर कहते हैं कि इट इज ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यह 4 क्वांटम नंबर का सेट है जो किसी भी ऑर्बिट्स या इलेक्ट्रॉन के लिए या एटम्स के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। जैसे मान लो कि यह न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके बाद ये कोई एटम्स है, और ठीक, अब देखो, कहता है कि यह न्यूक्लियस है, ये सराउंडिंग है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके ऑर्बिट के जैसे ये वाला है, तो इसका साइज क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब ओवरऑल इसका इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, p सबसेल में कितना होगा, d सबसेल में कितना होगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन और एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो इसी को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। तो मेनली जो चर्चा हम लोग करेंगे कि यह कितने तरह का होता है। तो क्वांटम नंबर जो होता है वह 4 तरह का होता है। उसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे जो पॉइंट वाला बात है, अच्छा बात है, उसमें आप याद रखोगे कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये किस किस बात को रिप्रेजेंट करता है, सब पर हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, इसमें दे रखा है कि यह साइज को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रेडियस का कैसे, ऑर्बिट, एनर्जी का कैसे, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा देखिए कि इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नोटेशन क्या होता है। तो नोटेशन की जब आप बात करेंगे, तो नोटेशन जो होता है वो स्मॉल n होता है, स्मॉल n। ठीक है ना, नोटेशन स्मॉल n होता है। दूसरा, इसका अगर हम परमिटेड वैल्यू की बात करेंगे, परमिटेड वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से हो सकता है इसका परमिटेड वैल्यू। इसमें याद रखना, नोटेशन n होता है, परमिटेड वैल्यू 1 2 3 4 होता है। इसके बाद इसको देखिए, क्या करेंगे, इसको नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे कि क्या होता है। जैसे अगर हम लोग रेडियस की बात करेंगे, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आर एन का फॉर्मूला होता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो आप इस केस में देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आर एन का जो रिलेशन है ऑर्बिट नंबर से, मतलब यहाँ अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो एन के साथ क्या है, स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं नहीं तो कहीं, जितना ज्यादा एन बढ़ेगा उतना ज्यादा रेडियस बढ़ेगा। तो हम अब इसके लिए लिख सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर द रेडियस, ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा, क्योंकि n और r में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब कि r1 से बड़ा होगा r2
और इससे बड़ा होगा R3 और इसी तरह से यह चलते रहेगा। ठीक है, क्या होगा, इसी तरह से यह आगे की तरफ चलते रहेगा। तो ये है हम लोगों का रेडियस का। तो ये कहाँ से, हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल से इसका इस्तेमाल किए हैं कि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट में कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि एनर्जी का इक्वेशन था ई एन बराबर बेटा होता है -13.6 जेड ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एन यहाँ ये नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। और डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव का जितना कम होगा तो वैल्यू क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो तुम लिख सकते हो दूसरा पॉइंट में कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर द एनर्जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर द एनर्जी। ठीक है, एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी होगा। समझ गए बात को, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा कि E1 इज इक्वल टू E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3 इज लेस देन E4, इस तरह से चलते रहेगा। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आया। साइज, अब रेडियस पता है तो साइज भी पता हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा पॉइंट के लिए, तो कहता है कि जब न्यूक्लियस से दूर हम लोग जाएंगे तो चेंज इन एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। पहले आप देखिए क्या कह रहा है कि चेंज इन एनर्जी is decreases when electrons go away from the nucleus, away from the न्यूक्लियस। अब इसी बात को, पॉइंट को प्रूफ करना है। पहला बात, बेसिक वर्ड याद रखना, एजीमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग कहते हैं कि इट डिस्क्राइब द फॉलोइंग साइज ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से याद रखना। दूसरा, जैसे अब साइज को कैसे बताता है, अब देखो जैसे यह न्यूक्लियस है और यहाँ ऑर्बिट है, तो ये हो गया, ये हो गया, तो इसको R1 लेते हैं तो इसको R2, तो इसमें R2 क्या हो रहा है, R1 से बड़ा है ना, ऑर्बिट बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। दूसरा, एनर्जी के बारे में बताता है, तो एनर्जी के बारे में क्या हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला E n इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब बताओ, एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, यहाँ नेगेटिव होने की वजह से वो एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। समझ के बात को। और चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन एनर्जी, इसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चेंज इन एनर्जी की बात कर लेते हैं। चेंज इन एनर्जी की बात करेंगे तो देखो, हम लोग जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी के लिए अगर E1 लेंगे, डेल्टा E1, तो डेल्टा E1, इसका मतलब हुआ कि यह E2 माइनस E1 है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है En इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख देते हैं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी बराबर होता है 13.6, उसके बाद जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 के स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर।
इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13.6 z का स्क्वायर इंटू 1/n1 के स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं H एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1/1 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13.6 और इंटू 1 माइनस 1/4 दैट इज 13.6 और इंटू इसको सोल्व करो तो 4 माइनस 1 तो 3/4। तो ये हो जाएगा 3.4। तो 3 चौका 12 के 2 और 3 3 9 1 10 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक तो हम लोग निकाल लिए E1, अब हमको निकालना है E2। तो डेल्टा E2 बराबर क्या हो जाएगा, अब करना E3 माइनस E2। क्या करोगे, E3 माइनस E2, और जब E3 माइनस E2 करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 और इंटू जेड का स्क्वायर है। फिर देखो जेड के लिए हम 1 इस्तेमाल किए तो 1 का स्क्वायर करने से कोई बेनिफिट है नहीं, तो क्या हो जाएगा 1/3 n1 तो 1/4 और माइनस 1/9। इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 तो दैट इज 13.6 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर 5 30 के 0 पॉइंट 5 15 16 17 18 18 के 8 और 5 कम 5 1 6 और डिवाइडेड बाई 36। तो ये देखो तो 36 अगर दूना 72, अप्रॉक्स कितना आ रहा है, अप्रॉक्स जो वैल्यू है ये इतने के बराबर आ रहा है, 1.9 के बराबर आ रहा है। तो यही बात तो कहना चाह रहा है कि जब आप न्यूक्लियस से जितना दूर जाइएगा तो चेंज इन एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज करेगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो हम अब इसके लिए लिख सकते हैं कि डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन होगा डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन होगा डेल्टा E3, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन रेडियस के केस में क्या हो रहा था कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, सॉरी लेफ्ट से राइट मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे तो रेडियस बढ़ रहा था, न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे तो एनर्जी बढ़ रहा था। लेकिन चेंज इन एनर्जी जब भी न्यूक्लियस से दूर जाइएगा तो वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। तब हम लोग थोड़ा सा इन के कुछ लास्ट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सिंपली अब एक वर्ड याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। तो कोई भी सब सेल का जो कोफिशिएंट होगा हम लोग उसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे मान लो कि यह न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर 1s है, यहाँ 2s है तो 2s के साथ साथ 2p होगा, यहाँ 3s है 3p है 3d है और 3d के बाद इसमें देखेंगे तो आपको 4s होगा, इसमें हो जाएगा 4p 4d और यहाँ हो जाएगा 4f। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इस क्वांटम नंबर के लिए, मतलब 1s में क्वांटम नंबर कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है तो इसका वैल्यू होगा 1, इसके लिए कितना 2। तो सिंपल आप याद रखेंगे कि सब सेल के कोफिशिएंट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सब सेल के कोफिशिएंट को ही हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ सब सेल is called quantum number is called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखना इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब सेल को कहते हैं।
यहाँ से एक चीज और याद रखना, क्वांटम नंबर कहते हैं हम लोग ये हो गया सबसेल को कहते हैं। अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नोटेशन क्या होता है, स्मॉल n होता है। तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम का इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो बेटा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो 19 होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब एक बात बताओ, इस केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ जो कोफिशिएंट होगा उसका वैल्यू ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो यहाँ पर कितना है 4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर n का वैल्यू होगा वो 4 होगा, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। तो आप सिंपल याद रखिएगा, n का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके कोफिशिएंट को कहते हैं कि यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। या ओवरऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग देखते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब हम लोगों को पढ़ना है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में कहता है कि इट डिस्क्राइब की एनर्जी ऑफ सब सेल के एनर्जी को यह रिप्रेजेंट करता है। और इसका नोटेशन जो होगा वो स्मॉल n होगा। देखो नोटेशन, अगर हम लोग नोटेशन की बात करेंगे तो इसका नोटेशन होता है स्मॉल l। ठीक है, अगर परमिटेड वैल्यू की बात करेंगे, परमिटेड वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है कि वैल्यू ऑफ l इज डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n। l का वैल्यू जो होता है वो n के वैल्यू पर निर्भर करता है। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। तो अगर मान लो कि कह रहा है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, तो याद रखना वैल्यू ऑफ l जो होगा, वैल्यू ऑफ l वो हो जाएगा 0 to n-1, 0 से n-1 तक। अगर मान लो कि पॉइंट नंबर 1 में n इज इक्वल टू 1 दिए हुआ है, तो l का जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ l जो होगा, वैल्यू ऑफ l की अगर बात करेंगे तो देखो n है तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1s सब सेल। मतलब जब n का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू 0 हो जाएगा। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा, 1s में होगा। दूसरा अगर हम लोग केस देखते हैं कि अगर मान लो कि n इज इक्वल टू 2 है तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और 1, मतलब 0 से n-1 तक। एक तो 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 2 है तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2s एंड 2p। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ कहाँ होगा, 2s में होगा और 2p में होगा। तीसरा है कि अगर n इज इक्वल टू 3 है
तो यहाँ एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है, 0 से n-1 तक। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कौन कौन, 3s 3p और 3d, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। चौथा होगा कि अगर n का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखो अगर हम लोग लेते हैं कि n इज इक्वल टू 4 हो, मतलब n का वैल्यू अगर 4 हो, तो यहाँ l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 1 2 और 3। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कहाँ कहाँ, n का वैल्यू 4 है तो 4, और 0 किस में होता है, s में, और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 4p, उसके बाद 4d, और लास्ट जो होगा वह 4f होगा। ये बात को आप याद रखोगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और गजब का बात है यह। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इसका 2-3 हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू ऑफ एस ऑलवेज याद रखेंगे, उसको नोट कर लेते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर है सब सेल, यहाँ पर है वैल्यू ऑफ एल, ठीक। अब देखो सब सेल एस में एल का वैल्यू कितना है, 0। सब सेल पी में एल का वैल्यू कितना है, 1। और डी में एल का वैल्यू कितना है, 2। और एफ में एल का वैल्यू कितना है, 3। इन जनरल कभी फ्यूचर में जी आएगा तो इसको हम लोग लेंगे कि इसमें एल का जो वैल्यू है वह 4 है। उसके बाद देखो एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो यह होता है रूट अंडर L इंटू L प्लस 1, रूट अंडर L इंटू L प्लस 1। यहाँ होता है h/2 जो रूट के बाहर होता है, और इसी को और हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर L इंटू L प्लस 1, ठीक है, और L+1, और इसी को हम लोग और कहते हैं एच कट, जिसमें याद रखना कि एच कट जो होता है वो h/2 के बराबर होता है। एच कट जो होगा वह h/2 के बराबर होता है। इसमें एल है वह है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एल को क्या कहेंगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एच जो होता है, एच को हम लोग कहते हैं कि यह प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। समझ गए बात को, क्या होता है कि यह प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच कट इज इक्वल टू h/2, ठीक। अब देखो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे अलग अलग सबसेल के लिए कितना होगा, और वो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, समझ गए ना, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब आप इसको भी नोट कीजिए, तब हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने क्या देखा है, तो रूट अंडर L इंटू L+1 और इंटू क्या हो जाएगा एच कट। समझ गए बात को। अब देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे यहाँ देखो यहाँ है सब सेल, यहाँ है आपका वैल्यू ऑफ एल, और यहाँ है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आप सब सेल एस लोगे तो 0 होता है। अगर मान लो कि सब सेल हम एस ले रहे हैं तो एल का वैल्यू कितना होता है 0।
और जब जीरो होता है तो ऑर्बिटल एंगुलर एल जीरो रखोगे तो मल्टीप्लाई फैक्टर में तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखना एस के लिए एस के लिए कोई भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बात नहीं बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम P की बात करेंगे तो P में कितना हो जाएगा, 1। अब देखो 1 + 1 तो √2 हो जाएगा और इंटू एच कट। अब फिर अगर हम बात करेंगे D का तो कितना हो जाएगा, बोलिए 2। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 तो 3 और 2 + 1 तो 3 और उसके बाद हो जाएगा 2 दूना 4 5 6 तो √6 एच कट। अगर हम बात करते हैं डी के बाद एफ का तो यह 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा 12 एच कट, जिसको और तुम लोग लिख सकते हो 4 × 3। तो 4 को रूट से बाहर निकालो तो 2√3 एच कट। ये सब के सब कांस्टेंट होगा और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कि किस सब सेल में या किस ऑर्बिटल में, किस सब सेल और किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो एल के वैल्यू पर निर्भर करता है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन या नंबर ऑफ, सबसे पहले सब सेल देख लो, नंबर ऑफ सब सेल जो होता है यह फॉर्मूला होता है 12 + 1, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए देखते, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो यह होता है 2l + 1, जहाँ l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और नंबर ऑफ, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसी फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2l + 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ सब सेल है, यहाँ वैल्यू ऑफ एल है और यहाँ पर ऑर्बिटल्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलो यहाँ पर कौन कौन है, सब सेल है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ एल है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो सब सेल या ऑर्बिट्स ऑर्बिटल सब का डेफिनेशन एक होता है इलेक्ट्रॉन रहने की जगह। जैसे सब सेल एस है तो इसमें एल का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ पर इसमें पुट करो तो जब इसमें ऑर्बिटल्स निकालना है तो 0 × 2 तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब इसमें एक ऑर्बिटल्स बनेगा, ऑर्बिटल्स। और इसी वैल्यू को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगा। फिर उसी तरह से पी की बात करते हैं तो पी में कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को अगर यहाँ पुट करोगे तो 2 × 1 अब +1 तो 3। अब यहाँ जब बात करेंगे ऑर्बिटल्स का तो 3 हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। अगर हम लोग डी में देखते हैं तो 2 और यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब 6 लिख रहे हैं हम, ध्यान दो। 2 2 जा 4 और 1 5। तो इसमें ऑर्बिटल्स जो होगा 1 2 3 5 और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। डी के बाद अगर बात करेंगे एफ का तो एफ में होता है 3। तो देखो 3 2 जा 6 और 1 7। तो जब 7 को तुम सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 14। तो ये था हम लोगों का ऑर्बिटल। अच्छा, दूसरा बात कि किसी भी सिंगल ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हम 2 डाल सकते हैं। ये अलग बात है, जैसे एफ में 7 है ना, लेकिन इसके एक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा पुट नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि यह एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इज द गिवन एज, मतलब p सब सेल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है क्या होता है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यह बराबर होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट, ठीक है ना। और इसी एच कट को हम लोग यूज करेंगे एच बाई टू पाई के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा एच बाई टू पाई। अब देखो पी सब सेल की बात कर रहा था, पी सब सेल में पी में एल का वैल्यू होता है वन, तो यहाँ से पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वन इंटू वन प्लस वन एच बाई टू पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 112, मतलब रूट टू एच बाई टू पाई। देखो तो इस हिसाब के कोई आंसर नहीं है तो इसको कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा एच बाई रूट अंडर टू पाई, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर है, ठीक। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों का तीसरा क्वांटम नंबर है, इसमें याद रखना कि शेप ऑफ सब सेल को बताता है, ठीक है। इसमें एक ही पॉइंट को याद रखना है, शेप ऑफ सब सेल। दूसरा जो पॉइंट है हम लोगों को उसको याद रखना है, इसका जो नोटेशन जो होगा, इसका नोटेशन, वो नोटेशन की बात करेंगे तो ए स्मॉल एम होता है, नोटेशन क्या हो जाता है ए स्मॉल एम, ठीक है। परमिटेड वैल्यू की बात करेंगे ना, परमिटेड वैल्यू, तो याद रखना कि वैल्यू ऑफ एम इज डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर मान लो कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, अगर एल का वैल्यू अगर हम लोगों को दे देता है, एल का वैल्यू दे देगा, तो वैल्यू ऑफ एम जो होगा ना वो माइनस एल से प्लस एल तक होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एल बराबर हो जाएगा माइनस एल बाय वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम होगा माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है। या इसका दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू 2l और प्लस 1, ये भी याद रखना। अब देखो जैसे यहां हम लेते हैं कि यह सब सेल है, ठीक। यहां हम लोग लेते हैं कि यह वैल्यू ऑफ एल है, और यहां हम लोग लेते हैं वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। और यहां हम लोग ले लेते हैं ऑर्बिटल नोटेशन, ऑर्बिटल नोटेशन, ठीक है ना। अब देखो जैसे अगर सबसेल एस है, सबसेल कैसा है एस है, तो इसमें एल का वैल्यू 0, एम का भी 0 और नोटेशन एस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वैल्यू पी लेते हैं सबसेल, तो यहाँ 1 होता है, तो क्या हो जाएगा -1 0 प्लस 1, देखो तो 12 प्लस 1, तो यहाँ एल का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 आएगा ना, तो देखो तो 1 2 3, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो कोऑर्डिनेट जो हम लोगों का होता है वो 3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, और चूंकि यह सब सेल पी है तो हम लोग इसको लिखेंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है ना, ये हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखो जैसे अगर हम डी की बात करते हैं तो डी में 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा -2 -1 0 प्लस 1, उसके बाद हो जाएगा +1 और +1 और फिर +2, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हम लोगों का 5 ऑर्बिटल नोटेशन होगा। अगर हम बात करते हैं एफ का, तो एफ में 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो यहाँ पर 7 होगा। तो इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल नोटेशन बनाते हैं तो एफ एक्स क्यू एफ वाई क्यू एफ जेड क्यू एफ एक्स वाई जेड
और एफ एक्स तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ले लेना एफ वाई तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और फाइनल जो होगा एफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल नोटेशन है, जितना भी है इसका शेप का चर्चा हम लोग अलग से करेंगे जब नोट्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग को इसका शेप बनाना और नोट्स फाइंड आउट करना काफी आसान रहेगा। आप सिर्फ यहाँ पर समझिएगा कि जैसे इसको डिस्क्राइब करता कौन, तो सब शेप ऑफ सबसेल नोटेशन एम होता है, और वैल्यू की बात करेंगे एम का तो माइनस एल से प्लस एल तक होता है, या दूसरा इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 12+1। ठीक है, तो ये हम लोगों का सिंपल कॉन्सेप्ट है। और चौथा और आखिरी जो हम लोगों का क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है कि यह स्पिन ऑफ सबसेल मतलब ऑर्बिटल के सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ याद रखना कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी यह एक्सप्लेन करता है। ठीक, अब याद रखना इसका नोटेशन की बात करेंगे तो नोटेशन क्या हो जाएगा, इसका नोटेशन हो जाएगा ए स्मॉल एस। ठीक है ना, नोटेशन क्या हो जाएगा ए स्मॉल एस, और यहाँ पर ध्यान देना कि सिर्फ और सिर्फ एस का दो ही पॉसिबल वैल्यू होता है। ठीक, देयर आर ओनली टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, एस we take plus half for clockwise direction and minus half for anti-clockwise direction, ठीक है, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज की। जैसे ये मान लो कि ये ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक यहाँ है, तो यह जिसका स्पिन डाउनवर्ड रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, तो इसके लिए यूज करेंगे कितना माइनस हाफ, और जिसका स्पिन अप डायरेक्शन में रहेगा तो उसके लिए यूज करेंगे कितना प्लस हाफ, याद रखना। ठीक है, इसका दो पॉसिबल वैल्यू होता है। ठीक है, और टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी यह बराबर होता है 1/2 और इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। चलो कुछ हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉसिबल फॉर 4 सेट्स ऑफ द क्वांटम नंबर, इसमें कौन है जो पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला दिया हुआ है एन का वैल्यू 3, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो याद रखो हम लोग लिख लेंगे 3। और देखो कौन सा सबसेल में एल का वैल्यू 2 होता है, कौन सा सबसेल में, तो याद रखना डी में, तो ये हो जाएगा डी। अब उसके बाद देखो तो जब डी 2 है मतलब एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू हो सकता है, जैसे मान लो एल इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -2 -1 0 +1 और +2, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ +2, तो ये पॉसिबल है। और एस के लिए तो प्लस माइनस हाफ है, कोई भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोगों का ये जो है यह सही है। उसके बाद फिर देखो दूसरा वाले प्रॉब्लम में एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 4, और यहाँ पर देखो एल का वैल्यू 0, एल का वैल्यू 0 किस में होता है एस में, तो 4s। अब देखो जब यहाँ 0 है तो एम का वैल्यू किसी भी कीमत पर -1 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एल अगर 0 है तो एम को 0 होना ही होगा, तब जाके यह सही होगा। इसका मतलब यह वाला हम लोगों का सही नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग ये वाले को देख लेते हैं। ये वाले को जब एन दिए हुआ है 3 और एल का वैल्यू 1, तो सबसेल कौन होता है पी। ठीक है, अब जब यहाँ -1 है तो ये पॉसिबल है,
तो इसका मतलब यह है कि ये हम लोगों का सही है। ठीक, अब उसके बाद देखो तो n का वैल्यू दे रखा है कितना 2 और d का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो नहीं, हम लोग जानते हैं कि वैल्यू ऑफ l जो होता है, वैल्यू ऑफ l जो होता है वो बराबर होता है 0 टू n-1। 0 से कहाँ तक, n-1 तक। तो जब यहाँ n का वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू 2 है तो 0 होगा 1 होगा, 2 तो कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब ये वाला हम लोगों का ये क्वांटम नंबर का सेट नहीं है। लेकिन इसमें देखो 3, ये 0 है, ये 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 3s यह सही है। जो सही है हम उसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी सही था, हम लोगों का ये सही है, और ये वाला हम लोगों का गलत होगा। नेक्स्ट है, यहाँ 4 है, 3 है, -3 है, पॉसिबल है, तो ये एफ में चला जाएगा। इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो यह 4f हो जाएगा, सही है। 5 है, और देखो एल का वैल्यू निगेटिव कभी भी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन का। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द 4 क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी, अरे याद रखना, हाईएस्ट एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है n+l। ठीक है ना, जो आगे पढ़ना था, मिस प्रिंट टाइप है यहाँ पर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। n+l रूल, जिसमें n प्लस ज्यादा, n+l रूल, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो n+l रूल जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो देखो यहीं पर कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, 4 6, मतलब n+l का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी में है, और वही हम लोगों का आंसर होगा। ये n+l रूल अफबाऊ प्रिंसिपल में पढ़ना है, जो हम लोगों का इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग रूल्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, जैसा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे, अबाउ प्रिंसिपल जिसमें n+l रूल, हून्स रूल, और उसके बाद एनर्जी डायग्राम पर भी चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उस सब पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।